नमस्कार। कभी सोचा है कि वो कौन सी ताकत है जो किसी भी इंसान को अपनी बात कहने, अपनी मर्जी से जीने और किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का हक देती है? ये शक्ति हमारे संविधान में ही छिपी है और इसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कानून की किताबें भरने वाले शब्द नहीं हैं, बल्कि हर भारतीय नागरिक के लिए एक अदृश्य, मजबूत सुरक्षा कवच है। इसको ना कुछ ऐसे समझिए, जैसे एक ढाल हमें हमलों से बचाती है, ठीक वैसे ही ये मौलिक अधिकार हमें सरकार की मनमानी से या किसी भी ताकतवर के अन्याय से महफूज रखते हैं। ये एक तरह की गारंटी है जो कहती है कि हर इंसान सम्मान और आज़ादी के साथ सिर उठाकर जी सकता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इसी सुरक्षा कवच की हर परत को खोलकर देखेंगे। पहले हम इसके दो सबसे मजबूत स्तंभों को समझेंगे, समानता और स्वतंत्रता। फिर हम जानेंगे कि ये शोषण के खिलाफ कैसे खड़ा होता है और हमारी संस्कृति की रक्षा कैसे करता है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर इन अधिकारों पर कोई आंच आए तो इनका रक्षक कौन है और इनकी भी कोई सीमाएं हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है ये समझना कि ये सुरक्षा कवच आखिर बना किस चीज से है। देखिए, मौलिक अधिकार सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, ये तो वो बुनियाद है जिस पर हमारे लोकतंत्र की पूरी इमारत टिकी हुई है। हमारे संविधान को बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर इन्हें संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 में जगह दी। और इनका मकसद एकदम साफ था, हर नागरिक को, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, बराबरी और सम्मान के साथ जीने का हक मिलना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये अधिकार सरकार को हमेशा याद दिलाते हैं कि असली ताकत तो जनता के हाथ में है और उनकी मनमानी पर एक लगाम लगी हुई है। अब बात करते हैं पहले और सबसे मजबूत स्तंभ की, समानता का अधिकार। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। कोई अमीर हो या गरीब, किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, कानून की तराजू में सबका वजन एक बराबर है। और जानते हैं, ये सिर्फ कोई खोखला वादा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता को हकीकत में बदलने का पूरा एक ढांचा तैयार किया गया है। इसका असल मकसद है समाज में सदियों से चली आ रही भेदभाव की दीवारों को गिराना। चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देने की बात करता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत जैसी बहुत बुरी प्रथा को जड़ से खत्म करता है। और अनुच्छेद 18 राजा महाराजा जैसी पुरानी उपाधियों को खत्म करके ये संदेश देता है कि अब सब नागरिक बराबर हैं। तो अगर समानता हमारे लोकतंत्र की नींव है, तो अगला स्तंभ है वो खुला आसमान, जिसके नीचे हम सब आज़ादी की सांस लेते हैं। ये है स्वतंत्रता का अधिकार, जो न सिर्फ हमारे खुद के विकास के लिए बल्कि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए भी बेहद जरूरी है। ये अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं, हमारी निजी जिंदगी और लोकतांत्रिक भागीदारी दोनों की रीढ़ की हड्डी हैं। ये हमें सोचने, बोलने, सवाल करने और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने की पूरी आज़ादी देते हैं। जरा सोचिए, अनुच्छेद 19 हमें बोलने की, सरकार से सवाल करने की और शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 20 हमें किसी भी अन्यायपूर्ण सजा से बचाता है। और फिर आता है अनुच्छेद 21, जिसे कई लोग सबसे अहम मानते हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये इतना बड़ा अधिकार है कि बाद में इसी के अंदर अनुच्छेद 21A जोड़कर शिक्षा को भी एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। चलिए अब जरा तेजी से अगले 3 जरूरी अधिकारों को भी देख लेते हैं, जो हमारे समाज के ताने बाने को मजबूत करते हैं और हर इंसान के सम्मान और उसकी पहचान की रक्षा करते हैं। सबसे पहले है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 समाज के सबसे कमजोर तबके की ढाल बनते हैं। ये इंसानों की खरीद फरोख्त, बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी जैसी चीजों पर पूरी तरह से रोक लगाते हैं। इसके ठीक बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारत की अनेकता में एकता वाली पहचान का आधार है। ये हर नागरिक को अपने विश्वास के हिसाब से पूजा पाठ करने, अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है, वो भी बिना किसी डर के। और फिर है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को बचाने और उसे आगे बढ़ाने का हक देता है। ये अधिकार पक्का करता है कि भारत का सांस्कृतिक गुलदस्ता हमेशा खूबसूरत बना रहे। अच्छा, हमने इतने सारे अधिकारों की बात तो कर ली, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है,
इन अधिकारों को लागू कौन कराएगा? आखिर इनका गारंटर कौन है? सोचकर देखिए, अगर सरकार या कोई बड़ी संस्था ही इन मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करे, तब क्या होगा? कौन सुनेगा? कहाँ जाएंगे हम? इसका जवाब खुद हमारा संविधान देता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पता है, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही वो मास्टर की है जो बाकी सभी अधिकारों के तालों को खोलती है। इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाते। तो इसका तरीका क्या है? बहुत ही सीधा और सरल। अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसे निचली अदालतों से शुरू करने की जरूरत नहीं है। वो इंसान सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो उन अधिकारों की रक्षा करे। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात समझना अहम है। ये जो अधिकार हमें मिले हैं, ये असीमित नहीं है, मतलब इनकी भी एक हद है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत आज़ादी और समाज की जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन बनाना ही पड़ता है। इसे एक तराजू की तरह देखिए। एक पलड़े में है नागरिकों के अधिकार और दूसरे में है उचित प्रतिबंध। इसका मतलब ये है कि किसी की आज़ादी वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ से देश की सुरक्षा या समाज की शांति को खतरा पैदा हो। जैसे बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कोई भी किसी को भड़का सकता है। बस यही संतुलन बहुत ज़रूरी है। एक और खास स्थिति है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी नेशनल इमरजेंसी। ऐसे मुश्किल समय में अनुच्छेद 19 के तहत मिली कुछ आज़ादियाँ, जैसे बोलने की आज़ादी, कुछ समय के लिए रोकी जा सकती हैं। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी है, जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 20 और 21, आपातकाल में भी किसी से नहीं छीने जा सकते। और यही हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत। तो हमने देखा कि मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। ये हमें सुरक्षा देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं और सम्मान से जीने का हक देते हैं। लेकिन किसी भी अधिकार की असली ताकत उसकी जानकारी में होती है। सवाल यही उठता है कि एक नागरिक होने के नाते हम सब अपने इन अधिकारों की रक्षा के लिए कितने जागरूक हैं? ये सोचने वाली बात है।